चिल्ड्रन, आज हम आपके साथ में लेसन पढ़ेंगे गिल्लू। जो गिल्लू है उसको गिलहरी को बोला गया है, गिल्लू प्यार से बोलते हैं उसको। और जो ये लेसन है इसको महादेवी वर्मा ने लिखा है। महादेवी वर्मा ने बहुत ही पशुओं से संबंधित जो है बहुत सारे लेसन लिखे हैं। सोना, हिरनी, ना गौरा, गाय, उनके जीवन में बहुत सारे पशु पक्षी आए जिनकी उन्होंने देखभाल की और उनके साथ में जो उनको एक्सपीरियंस हुआ, जो उन्होंने अनुभव किया, उनको अपने लेसन में उतारा है उन्होंने। तो यहाँ पे भी एक घायल गिलहरी के बच्चे की कहानी है जो हमारे साथ में उन्होंने शेयर की है। उनका पर्सनल अनुभव है कि उन्होंने अपने घर में पशु पक्षी पाल रखे थे। कोई भी कहीं पे भी घायल हो जाता था उसे अपने घर ले आती थी और उनकी बहुत अच्छे से देखभाल किया करती थी। तो उसमें से ये गिल्लू भी है। तो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। सोन जूही जो है वो पीले रंग का एक फूल का पौधा है, उसमें पीले पीले रंग के फूल आए हुए। और इसे देखकर अनायास यानी कि अचानक ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। मतलब वो भी तो थोड़ा से येलोइश जैसे कलर का होता है ना, जो इस लता की सघन हरितमा बोलते हैं हरियाली को। मतलब आपने देखा होगा कि गिलहरी जो है वो कहाँ पे रहती है, पेड़ों के तनों पे दौड़ रही होती है ना, तो वो पेड़ों के ऊपर रहती है। सघन मतलब बहुत घटादार हरियाली से भरा हुआ पूरा पेड़ में छिप कर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। जैसे ही महादेवी वर्मा उसके पास पहुंचती थी तो वो पेड़ पर से कूद के उनके कंधे पे बैठ जाता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है, उस छोटे जीव की मुझे खोज है। उस छोटे से जीव को मैं आज ढूंढ रही हूँ। तब मैं कलियाँ ढूंढ रही होती थी फूलों की अपने बाग में, अपने बगीचे में घूमते घूमते, लेकिन आज वो मुझे छोटा सा जो जीव है वो बहुत याद आ रहा है। आज मैं उसको ढूंढ रही हूँ, परंतु वह तो अभी तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। जो सोन जूही का पौधा है उसके जड़ में वो तो मिट्टी बन गया होगा। बहुत टाइम हो गया उसको मरे हुए और उसको मिट्टी में वहाँ पे दबा दिया गया था, तो वो तो अब इस मिट्टी में दबे दबे मिट्टी ही बन गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने, कौन सा जाना वो सुंदर कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। क्या पता वो मुझे चौंकाने के लिए फिर से ऊपर आया हो। ऐसा वो अनुभव कर रही हैं। कौन? महादेवी वर्मा। परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वो मुझे चौंकाने ऊपर आ गया होगा। अचानक एक दिन सवेरे कमरे में बरामदे में आकर मैंने देखा। सुबह सुबह वो कमरे में आती हैं और अपने बरामदे में आके देखती हैं कि दो कौवे एक गमले के चारों ओर, मतलब वो याद करने लग रही हैं अभी इस स्टोरी को कि कैसे कैसे उससे मुलाकात हुई थी, कैसे गिल्लू उनके घर पे आया था। तो क्या हो रहा था, बरामदे में जो है गमला रखा हुआ था, वहाँ पे दो कौवे थे, चारों ओर चौचों से छुआ छोवल मतलब जैसे लुका छुपी, छुपो और हम ढूंढते हैं तुम्हें, इस तरह का खेल खेलते हैं, जैसा खेल खेल रहे थे। ये काकभुशुंडी, कौवे को काकभुशुंडी भी बोलते हैं, भी विचित्र प्राणी है। एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित, इनका सम्मान भी किया जाता है और इनका अनादर भी किया जाता है। समादरित यानी कि विशेष आदर, जैसे कि हम बहुत इनको आदर देते हैं जब हमारे यहाँ पे श्राद्ध चल रहे होते हैं तो, और फिर हम इनका तिरस्कार भी करते हैं, इनको भगाते भी रहते हैं अगर कभी हमारे घर के उधर आके बैठ जाए तो दोनों तरह की इनकी प्रतिभावना होती है। इन्हें ज़्यादातर सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता, इनसे बहुत प्यार नहीं किया जाता, इनकी बहुत रिस्पेक्ट नहीं की जाती है। हमारे बेचारे पुरखे न गरुण के रूप में आ सकते हैं। हम वही ना कि श्राद्धों में हम कौवों को ढूंढ रहे होते हैं और ऐसा माना जाता है कि हमारे पुरखे जो है वो खाना खाने के लिए आएंगे इनके रूप में। तो यहाँ पे कह रही हैं वो कि हमारे बेचारे पुरखे न गरुण के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के रूप में, न मोर के रूप में, और न हंस के रूप में। उन्हें पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। उनको जो है फिर से आना पड़ता है, ज़मीन पे अवतार लेना पड़ता है, प्रकट होना पड़ता है। अवतरित मतलब प्रकट होना पड़ता है। किसके रूप में? कौवे के रूप में यहाँ के हमारा भोजन ग्रहण करना होता है। और इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश यानी कि कटु, कानों को जो अच्छा नहीं लग रहा है ऐसी आवाज़, स्वर में ही देना पड़ता है। गांव में ऐसा बोला जाता है कि अगर घर पे आके कौवा आवाज़ कर रहा है, बोल रहा है, तो हमारा कोई रिश्तेदार है वो हमारे आज घर पे आने वाला है। तो ये बोलते हैं कि इसकी आवाज़ अच्छी नहीं होती है, फिर भी अपने कर्कश स्वर में ये हमें बता रहा होता है कि आज आपके घर पे कोई मेहमान आने वाला है।
दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा बातें कर रहा होता है तो हम उसको बोलते हैं क्या कौवे की तरह काव काव करते चला जा रहा है, चुप नहीं रह सकता है क्या। तो यहाँ पे भी हम इस तरह से बोल के किसी का अपमान ही कर रहे होते हैं। हमें पसंद नहीं आ रहा होता है कि तू इतना ज़्यादा क्यों बातें कर रहा है, इतना फास्ट फास्ट क्यों बोल रहा है। तो मेरी काक पुराण में विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में, जो गमला था और दीवार की जो दूरी थी बीच में थोड़ी सी, इस संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। किसकी? महादेवी वर्मा जो है वहाँ पे गमले के पास जाती हैं और उनकी दृष्टि रुक जाती है। एक छोटा सा जीव जो है उन्हें गमले और दीवार के बीच में दिखाई देता है। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है। छोटा सा बच्चा होता है वहाँ पे, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है। शायद वो अपने घोंसले से, नीड भी बोलते हैं घोंसले को, तो अपने जैसे घर से गिर पड़ा है और अब कौवे उसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। और जो कौवे हैं, कौवे जो हैं वो उसमें सुलभ यानी कि इजीली से मिलने वाला खाना, आहार सोच रहे हैं कि हमें आज अच्छे से बिना किसी मेहनत के अच्छा खाना खाने के लिए मिल जाएगा। उस बच्चे को परेशान कर रहे हैं। काकद्वे की चोंच के कौवों की दो कौवे हैं, तो उनकी चोंचों के दो बार उन्होंने घाव कर दिए हैं उस छोटे से बच्चे के ऊपर। उस लघु प्राण जो छोटा सा प्राणी के लिए बहुत थे, इतने छोटे से मुलायम से जीव के लिए 2 बार उस पर चोंच मार दी है 2 कौवों ने, तो वो इतना ही काफ़ी है उसके लिए। तो अतः वह निश्चेष सा गमले में चिपटा पड़ा था, जैसे कि उसमें कोई किसी तरह की हरकत ही नहीं बची है, बेहोश हो गया जैसे, उसको बोलते हैं निश्चेष्ट। तो वो गमले से चिपटा हुआ पड़ा था, कैसे भी अपनी प्राण बचाने की वो कोशिश कर रहा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता। सब लोग बोलते हैं कि कौवे की चोंच अब इसको लग गई है और अब ये जिंदा नहीं बचेगा, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए, अब इसको ऐसे ही छोड़ दो इसके हाल पे, अब ये बचने वाला तो नहीं है। परंतु मन नहीं माना। महादेवी वर्मा जो है उनका मन नहीं मानता है और उसे होले से उठाकर अपने कमरे में ले आई और चुपचाप से उठा के धीरे से, होले से मतलब धीरे से, अपने कमरे में ले आती हैं और फिर रुई से रक्त पोंछकर, जो उसका खून निकल रहा था उसको पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। उनके पास एक मरहम था घाव पे लगाने वाला, उसका नाम पेंसिलिन होता है, तो वो उसके मरहम लगाती हैं। किसको? गिल्लू जो है उनके पास, छोटा गिलहरी का बच्चा जो है उसके ऊपर। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। वो उसको, छोटा बच्चा है क्योंकि, तो उनको लगता है कि चलो इसको दवाई तो लगा दी इसके घाव के ऊपर, अब इसको भूख भी लगी होगी, तो रुई की जैसे हम पूजा के लिए बाती बनाते हैं पतली सी, ऐसी वो बाती बनाती हैं और उसको दूध में भिगो के उसके मुंह में डालती हैं कि शायद इसके द्वारा वो दूध पी ले तो शायद उसके पेट में कुछ चला जाए, उसको भूख लग रही होगी। लेकिन वो दोनों बूंदें जो है साइड में लुढ़क जाती हैं, वो उसके पेट में नहीं जाती हैं। और कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। कई घंटे तक वो मेहनत करती रहती हैं, पेशेंस रखती हैं कि थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा शायद, फिर एक बूंद उसके मुंह में पानी जाता है और तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया, तीसरे दिन तक वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और आश्वस्त यानी कि निश्चिंत हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर, तीसरे दिन तक वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और जो महादेवी वर्मा है उनकी उंगलियों को अपने नन्हे नन्हे पंजों से पकड़ लेता है और नीचे कांच के मोतियों जैसी आँखों से इधर उधर देखने लगता है। उसकी छोटी छोटी आँखें हैं जो कांच की तरह चमक रही हैं। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, स्निग्ध मतलब चिकने को बोलते हैं स्निग्ध, तो चिकने रोए हैं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी यानी कि आश्चर्यचकित करने लग जाती हैं। सबको लगता है कि ये वही वाला है जो उस दिन घायल हो गया था। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। गिलहरी बोलेंगे तो बहुत सारी गिलहरियाँ उसमें शामिल हो जाती हैं, तो पर्टिकुलर उसको नाम दे दिया गया, तो उसका नाम रखा उन्होंने गिल्लू। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया ताकि उसको ऐसा लगे जैसे कि वो पेड़ की डाली पे ही बैठा रहता है, झूलता रहता है वहाँ पे। तो उस छोटी सी डलिया को तार में बांध के वो अपनी विंडो पे, अपनी खिड़की पे लटका देती हैं। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। कितने साल रहा उस डलिया में, उनके घर में? 2 साल तक। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता
और अपनी कांच के मनकों सी आंखों, जो चमकीली आंखें थी छोटी छोटी सी, कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। पता नहीं क्या देख रहा हो, सोचने की कोशिश कर रहा होता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। वो कितना समझदार है ये देखकर, और वो जिस तरह की क्रियाएं करता रहता है, हरकतें करता रहता है, सब जो है आश्चर्यचकित हो जाया करते थे उसको देख देख के उनके परिवार में। माधवी वर्मा जो है, जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी। जब वो, क्योंकि वो बहुत बड़ी राइटर थी, वो बहुत सारी पोएम लिखती थी, स्टोरियाँ लिखती थी, है ना, आर्टिकल लिखती थी, तो लेख लिखती थी। तो इस तरह से जब भी वो लिखने के लिए बैठती थी तो वो उनको डिस्टर्ब करता था और ये कोशिश करता था कि वो मेरी तरफ देखे, तो अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने की वो पूरी कोशिश करता था। कि तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला था, उसने उपाय बना लिया कि किस तरह से महादेवी वर्मा का ध्यान जो है मुझे अपनी ओर खींचना है। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता, वो महादेवी वर्मा के पैर तक आता और फिर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता, उनके पैरों पे चढ़ता, फिर सर पे चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतर भी जाता। उसका ये दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। वो इस तरह की हरकतें तब तक करता रहता जब तक महादेवी वर्मा उसे पकड़ने के लिए चली नहीं जाती थी, उसे उठा नहीं लेती थी तब तक अपना काम छोड़ के। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त बस सिर्फ उसका एक लंबा लिफाफा होता है, जैसे बड़े बड़े पेपर इधर उधर भेजे जाते हैं, तो उसके अंदर उसको गिल्लू को उठा के रख देती थी। तो क्या होता था, तो उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात जो है, उसका छोटा सा जो हिस्सा है, छोटा सा जो लघुगात बोलते हैं, छोटा शरीर लिफाफा के भीतर बंद हो रहता है। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। जो भी वो काम कर रही होती थी उसको वहाँ पे बैठा बैठा लिफाफे के अंदर वो देखता रहता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वो मुझे सूचना देता। चिक चिक की आवाज़ करता, इसका मतलब है कि उसको भूख लगी हुई है। और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता, लिफाफे में बैठे बैठे, क्योंकि उसके पंजे बाहर निकले हुए हैं इसलिए, और मुंह भी बाहर है इसलिए कुतरने लग जाता था बिस्किट को। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में होले होले बोलते धीरे धीरे आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। जैसे ऐसा लगता था कि जैसे वो सब आपस में एक दूसरे से बातें कर रही हैं कि हमारा साथी है, इस घर के अंदर है एक, तो वो भी चिक चिक की आवाज़ करके जैसे उसको बुलाने की कोशिश कर रही होती थी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने मन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। ऐसा लगता है उनको कि अभी इसको थोड़ा सा बाहर छोड़ देना चाहिए, इसको अपने संगी साथियों के साथ में रहने की शायद इच्छा हो रही होगी। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। जो लोहे की कीलों से जाली को ठोक रखा था उन्होंने, तो एक कोने में से वो कील उखाड़ देती हैं और जाली का हिस्सा खोल देती है ताकि वो बाहर जा सके। इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने का सचमुच ही मुक्ति की सांस ली, जैसे कि उसको सांस आ गई कि अच्छा हो गया, चलो मुझे एक रास्ता मिल गया, मैं बाहर घूम कर आऊँगा। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी समस्या ही थी। छोटा जीव था, कुत्ते बिल्ली उसको मार डालेंगे, इसलिए उसको बचा के रखना भी उनके लिए एक चैलेंज था। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था, क्योंकि वहाँ पे उनके पेपर रहा करते थे जो इम्पोर्टेंट रहते थे, तो इसकी वजह से जब वो बाहर होती थी तो कमरा बंद कर दिया जाता था। और मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला जाता और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर, वो पहले सारे दिन बाहर घूमता रहेगा, जैसे ही महादेवी वर्मा अंदर आएंगी तो उसको पता चल जाता था, तो वो जाली के रास्ते घर में आ जाता था। द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगता। तब से ये नित्य का क्रम हो गया था, यही रोज़ का काम हो गया था कि मैं जैसे ही घर में घुसूँगी वो अंदर आ जाएगा और पैर से लेके सिर तक वो चक्कर लगाएगा बॉडी के ऊपर उनके। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता था। वो अपने कॉलेज जाती थी पढ़ाने के लिए, तो वो भी वहाँ पे खिड़की से बाहर चला जाता था अपने साथियों के साथ, और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना। हर डाल पर उछलता कूदता रहता।
और ठीक 4 बजे वो खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता था। जो उन्होंने जो टोकरी बांध रखी थी उसमें आके बैठ जाता था और झूलने लग जाता। 4 बजते थे वैसे ही। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। पता नहीं कब से उसमें ये आदत आ गई कि वो मुझे चौंकाने लग गया था। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, ढूंढो मुझे, मैं यहाँ छुपा हूँ, जैसे छोटे बच्चे अपनी मम्मी के साथ खेलते हैं वैसे। और कभी पर्दे की चुन्नट में जो प्लेट्स पड़ी रहती हैं, चुन्नट मतलब प्लेट्स जो पड़ जाती हैं पर्दे के बीच में, तो उसमें। और कभी सोनजुई की पत्तियों में, कभी सोनजुई जो पौधा है उसकी पत्तियों में जाके छुप जाता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है। जितना प्यार वो उनको देती थी उससे भी कई गुना जो जीव जंतु हैं उनको दिया करते थे। परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। कोई पशु पक्षी मेरी थाली में आके मेरे साथ खाना खाने बैठ गया हो, ऐसा मुझे याद नहीं है। ऐसा माधवी वर्मा बोल रही हैं। फिर वो बोलती है कि गिल्लू इनमें अपवाद था, ऐसा और कोई भी नहीं, मतलब ऐसा जो कभी नहीं हुआ उसको बोलते हैं अपवाद। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता, उनकी खाने की टेबल पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। ऐसा लगता कि थाली में बैठ जाएगा। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया कि भैया थाली के अंदर नहीं बैठते, थाली के पड़ोस में बैठो, बाहर बैठो। जहाँ बैठकर वो मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। और काजू उसका प्रिय खाद्य था। खाने का जो चीज़ थी उसकी सबसे प्रिय क्या थी? काजू। और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। झूले में ले जाएगा और वहाँ से उठा के फेंक देगा, या तो फिर खाएगा ही नहीं। इस तरह के नखरे दिखाया करता था वो उनको। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। आहत मतलब घायल होकर, वो घायल हो गई थी। कौन? महादेवी वर्मा। उनका कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो घायल हो जाती हैं और वो उनको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। किसी और को देख लेता था वहाँ पे कि उनकी नौकरानी कोई आई है वहाँ पे कमरे में, तो चुपचाप फिर से वापस चला जाता था और अपने घोंसले में जाके बैठ जाया करता था। सब उसे काजू दे आते, सबको मालूम था कि उसको काजू पसंद है इसलिए काजू दे के आते थे। परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले। सब उसको काजू दे रहे थे, वो काजू लेता रहता था लेकिन उनको खाता नहीं था और सारे के सारे काजू जो है उसकी टोकरी में, उसके झूले में रखे हुए मिलते हैं, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। उसको महादेवी वर्मा की याद आती थी। उनकी याद में उसने बहुत कम खाना पीना कर दिया था और बहुत से काजू जो है उसके झूले में रखे हुए मिलते हैं। मेरी अस्वस्थता में, मतलब जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो मैं वो तकिए पर सिरहाने बैठकर, वो लेटी रहती थी तो उनके तकिए पर सिरहाने बैठ जाता था और अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने होले होले सहलाता रहता, होले होले उनके बालों में उंगली फिराता था कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने का सामान लगता था। जैसे कोई सेविका है जो उनकी सेवा कर रही है और वो जैसे वहाँ से उठ के चली गई है, ऐसा लगता है। वो उनके सिराने बैठा बैठा उनके बालों में धीरे धीरे अपने छोटे छोटे पंजों से उंगलियाँ फिराता रहता था। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता, न बाहर जाता था न अपने झूले में बैठता था। उसने मेरे निकट, मतलब मेरे पास रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। गर्मी से कैसे बचना है इसका रास्ता उसने निकाल लिया था। वो मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता। पानी हम लोग के गर्मी जैसे पड़ती है बहुत, तो हम मटके में पानी रखते हैं, ऐसे ही एक सुराही भी होती है मिट्टी की बनी हुई, तो वो उसमें पानी भर के रखते हैं तो वो ठंडी हो जाती है पानी की वजह से, तो उस सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता, मतलब पास भी रहता और ठंडक भी रहता, ठंडे में भी रहता। वो गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। जो गिलहरियाँ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी आयु जो है वो 2 साल की है। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। अब तो 2 साल का वो हो गया था तो उसका अब जाने का वक्त आ गया था। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर
जब किसी के प्राण निकलते हैं तो वो इतने आसानी से नहीं निकल जाते हैं। उस टाइम पे उस इंसान को बड़ी, इंसान हो या जानवर हो, उसकी बड़ी यातना, उसको तकलीफ़ हो रही होती है। वो जान रहा होता है कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन कुछ कर नहीं सकता है। वो यातना में भी वो अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही, उसके पैर जो है वो पंजे जो है ठंडे पड़ने लग गए थे, वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन, जब वो बिल्कुल मरने की स्थिति में था, पकड़ा था। जब वो मरने वाला था तब उसने उंगली पकड़ ली थी महादेवी वर्मा की, तो आज फिर से भी जैसे पकड़ ली कि मुझे फिर से आप जैसे बचा लो, जैसे कह रहा हो वो। जब लेकिन जो घायल है कोई तो बचाया जा सकता है, लेकिन मौत आ गई हो तो उस टाइम पे क्या किया जा सकता है। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया। रूम हीटर था उनके पास में, वो हीटर जलाती हैं ताकि कमरा गर्म हो जाए और उसे उष्णता यानी कि गर्मी देने का प्रयत्न किया कि शायद ये बीमार हो, शायद इसको ठंडी लग रही हो, तो इसलिए वो हीटर जला देती हैं। परंतु प्रभात की प्रथम किरण, जो सुबह की सूर्य की पहली किरण होती है, प्रभात यानी कि सुबह की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा लगता है उसने कहीं और जाके जीवन पा लिया होगा, गिलहरी का जीवन वो छोड़ के चला गया। तो प्रभात किरण के स्पर्श के साथ ही वो किसी और जीवन में, मतलब किसी एक नए रूप में जीवन जागने के लिए, वहाँ नए फिर से जन्म होगा, फिर से जगेगा वो, और उस जन्म के लिए वो इस जन्म में सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है। जिस कोने में से, जाली में से वो आता था वो बंद कर दी, झूला उतार दिया। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार, मतलब जाली के बाहर चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। गिलहरियाँ चिक चिक की आवाज़ करती रहती हैं, अपने मित्र को ढूंढती ही रहती हैं। सोन जूही पे भी हर बसंत में नए पीले फूल आते ही रहते हैं और जीवन आगे चलता ही रहता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई। सोन जूही का जो पौधा था उसके नीचे उसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, समाधि दे दी जाती है, और इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगात, उस छोटे जीव को किसी वासंती दिन जूही के पिता मतलब पीले छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता था। ऐसा लगता था कि किसी दिन वसंत के मौसम में वो किसी पीले फूल की तरह सोन जूही की लता पे लग रहा होगा, मैं उसे देख पा रही होंगी। तो इस तरह के अनुभव जो हैं समय समय पे महादेवी वर्मा को होते रहे थे, जब भी उन्होंने जीव जंतु पाले थे, और फिर भी वो उनकी देखभाल करती रहती थी। कहीं भी कोई घायल पशु पक्षी मिल जाए उसकी देखभाल करना, उसको प्यार देना, और फिर पशु पक्षी भी उनसे लगाव हो जाता था, उनको भी उनसे बहुत प्यार करते थे। तो इस तरह से आपने ये गिल्लू की कहानी समझी और होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।